अस्सलाम वालेकुम। देसी डॉक्टर डायरीज के पहले एपिसोड में वेलकम। मैं हूं डॉक्टर ईमन और ये है डॉक्टर काशिफ। आज का हमारा टॉपिक जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन, जिसको हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं और देसी मासूम लोगों की ज़ुबान में ब्लड भी कहते हैं। आज का जो डिस्कशन है वो बहुत ही इजी और आपके लिए जो आसान हो समझने में उस तरह हम करेंगे। एंड क्विक डिस्क्लेमर कि इट्स नॉट अ मेडिकल लेक्चर, जस्ट हम आपकी ईज़ के लिए आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मैं बताती हूँ, फर्स्ट एक्सप्लेन करते हैं कि ब्लड प्रेशर है क्या। ब्लड प्रेशर बेसिकली एक छोटी सी एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आपके घर में एक आम पाइप होता है जो वाटर पाइप है। उसको जब फ्रेश खरीद के लाते हैं वो कितना सॉफ्ट होता है, और अगर उसके पीछे से पानी का प्रेशर बढ़ जाए तो पाइप फूल जाता है और वो एडजस्ट करता है, वो फटता नहीं है। इससे इसी तरह हमारी जो खून की नालियाँ होती हैं, जब दिल से ब्लड पंप होकर आता है, फॉर एग्जांपल आप एक्सर्शन कर रहे हो, भाग दौड़ रहे हो, तो खून से दिल से आपका जो खून का फ्लो है वो बढ़ता है और आपकी जो खून की नालियाँ होती हैं वो फूल जाती हैं एडजस्ट करने के लिए। ब्लड प्रेशर तब बनता है जब आपकी खून की नालियाँ एडिक्वेटली फूल नहीं सकती। पाइप की एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी वो ये थी कि जैसे-जैसे ये इसी तरह आपका घर का जो प्लास्टिक का पाइप होता है, जब ये पुराना हो जाता है तो वो हार्ड हो जाता है और उसमें पानी फ्लो करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ब्लड प्रेशर बेसिकली एक डेवलप तब होता है, या तो आपकी खून की नालियाँ सख्त हो गई हैं बाहर से, या आपकी खून की नालियों के अंदर वाली साइड पे चर्बी जमना शुरू हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो पाकिस्तान की मैं बात करती हूँ कि वहाँ पे हमारा कल्चर है बहुत ही अ, ऑयली किस्म का खाना, सुबह-सुबह पराठे, उसके बाद पाए, उसके बाद निहारियाँ और ये हलवा मतलब पूड़ी। हलवा पूड़ी जो कि बेसिकली हम लोग खुद भी ये चीज़ें खाते हैं। लेकिन हमारा ये होता है, हम चस्के वगैरह ले लेते हैं खाने-पीने में, लेकिन इसको हम लिमिट करते हैं कि हाँ, महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार। बट जब ये चीज़ें फ्रीक्वेंट हो जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और इसमें सिर्फ़ ये रीज़न्स नहीं होती। अ, जो ब्लड प्रेशर है वो 2 किस्म का होता है। प्राइमरी होता है जो मोस्टली 90% लोगों को होता है। सेकेंडरी वो होता है जो अम, दूसरी बीमारियों की वजह से हो जाता है, लेकिन आज हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम प्राइमरी डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता, अक्सर पेशेंट्स आते हैं वो सवाल भी कर रहे होते हैं, यार मुझे हो क्यों गया है? बहुत सारे रीज़न्स हैं। जैसे कि उम्र के साथ-साथ हर एक को डेवलप हो सकता है, एक चांस होता है। इट डिपेंड्स ऑन योर लाइफ़स्टाइल, और लाइफ़स्टाइल में आपकी स्मोकिंग होती है। अगर आप स्मोकिंग क्रोनिक स्मोकर हैं, या आपका वज़न ज़्यादा हो गया, आपकी डाइट अच्छी नहीं है जिसमें आप वेजिटेबल्स कम खा रहे हैं, या फ्रूट्स कम खा रहे हैं, सॉल्ट इनटेक आपका ज़्यादा है, फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज़ वो आपकी कम है। तो ये रीज़न्स बनते हैं ब्लड प्रेशर बनने की, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। अब डॉक्टर काशिफ को मैं मौका थोड़ा-सा दे देती हूँ कि आपको पता है औरतें बोलती बहुत ज़्यादा हैं, मैंने आज मौका दे दिया काशिफ को। काशिफ आप बताएँ? जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है जी, बीपी होता क्यों है। ये एक्चुअली प्राइमरी बीपी की बात कर रही थी, जो 2 किस्म के इन्होंने बताया, एक प्राइमरी है, सेकेंडरी। प्राइमरी का हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं उसकी। तो एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब, नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए? तो वो मैं ज़रा यहाँ पे बता दूँ कि जो नॉर्मल बीपी है वो 120 टू 80 जो है वो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का बीपी होता है। तो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। तो कभी-कभी 1 किसी का 125, वो बाज़-कत होता है कि आपकी जो रीडिंग्स हैं वो जो आप डिवाइस यूज़ करते हैं उसकी वज़ह से ऊपर-नीचे हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करते हैं लोग आजकल, उसकी वो थोड़ा डॉक्टर वो काशिफ इस पे भी एक्सप्लेन करें, क्योंकि अक्सर लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक जो रखे होते हैं बीपी मशीन डिवाइसेज़, हाँ, अपरेटस रखे होते ऑपरेटर्स। हैं घर में, उसकी क्या आप उस पे क्या हाँ, कमेंट उसपे ये करेंगे? है कि उसको हम जो इलेक्ट्रॉनिक जो है ना उसको रिकमेंड तो नहीं करते, लेकिन वैसे लोगों ने इमरजेंसी की सूरत में घर में रखा होता है, तो एहतियातन बीपी फ़ौरन चेक करने के लिए। उसमें ये होता है कि बाज़-कत बीपी वो ज़्यादा बता देता है, बहुत ज़्यादा बता देता है, पेशेंट पैनिक हो जाते हैं, यार मेरा बीपी बढ़ गया, फ़ौरन से इमरजेंसी की तरफ भागते हैं या डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं फ़ौरन। तो उसमें ये होता है कि वो रीडिंग्स ऊपर-नीचे बताता है। अगर हाँ, अगर हो सके तो एक मैनुअल अपरेटस अपने घर में रखें, उसको सीख लें, किसी घर में 1-2 बंदे को सिखा दें ताकि वो आपका बीपी रीडिंग मर्करी वाला मर्करी वाला हो जाए, या वो जो आता है सिंपल। मर्करी वाला जो हाँ, अपरेटस है वो अपरेटस आई आता है। थिंक बहुत ईज़ी है समझने के लिए।
आप किसी भी अपने कोई फेलो क्लिनिक से किसी से किसी से जाके सीख लें। बहुत आई थिंक हाँ बहुत हेल्पिंग है, हाँ, किसी से उससे भी आप सीख सकते हैं। हाँ, खास तौर पे उनके लिए जिनको बीपी का मसला है हम्म। और रेगुलर रहता है, और जिसको नहीं है वो तो दूसरा ऑपरेटर्स भी यूज कर सकता है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि बीपी कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, और और फिर कई उसकी बार ऐसे होता है कि समटाइम्स पेशेंट्स आते हैं, उनका वहाँ रीडिंग आ रही होती है 180, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर नीचे 120 या 100 आ रहा होता है, और जब हम रियल में मर्करी से चेक करते हैं उसमें 20-30 का भी इवन फर्क आ रहा होता है। हाँ, वो क्लिनिक पे आते हैं तो बस का कुछ एक और चीज ऐड करना चाहेंगे। जब पेशेंट फर्स्ट टाइम क्लिनिक पे आते हैं तो हम बीपी चेक करते हैं, तो बीपी आमतौर पे हाई हुआ होता है, तो वो उसे हम अपनी जुबान में व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। मतलब लोग थोड़ा सा डरे हुए डॉक्टर होते को हैं, देख के डर जाते हैं। और नहीं डरने की बात, कुछ हाँ। लोग वैसे थोड़ा सा ना क्लिनिक्स और अस्पतालों से भागते हैं, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा उनमें एंजाइटी, थोड़ा स्ट्रेस सा होता है माइंड में, जिसकी वजह से थोड़ा सा बीपी जो है ना वो हाई आता है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन हम प्रॉपर जो है ना उसकी रिकॉर्डिंग्स फिर देखते हैं 1 से 2 हफ्ते की। बहरहाल यहाँ बात हो रही थी कि नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए हेल्दी पर्सन का, वो हमने आपको बताया, और ये नहीं कि आप इससे थोड़ा सा ऊपर हुआ आप जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास भाग जाएं, जी बीपी बड़ा हाई हो गया है तो ये है वो है। उसमें भी ये होता है कि जब आपका बीपी थोड़ा सा हाई होता है तो फिर हम आपको रिकमेंड करते हैं 1 से 2 वीक्स तक की जो आप घर में या किसी भी रिकॉर्डिंग है। नॉर्मल क्लिनिक में अपना 2 हफ्ते का रिकॉर्ड सुबह शाम रिकॉर्ड कराएं बीपी, और उसका रिकॉर्ड लेके आए, उसके फिर हम एवरेज चेक करते हैं कि हाँ वाकई ये आपको परसिस्टेंटली बीपी हाई रह रहा है, या एक वन टाइम एपिसोड था कि फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेस हुआ घर में या उस वजह से जो बीपी हाई चला गया। हाँ, तो वो ऑन एंड ऑफ अगर बीपी एक दफा ऊपर चला गया है तो उसको हम कंसिडर नहीं करते, तो बेहतर ये है आप रिकॉर्ड बनाएं। हम अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो थोड़ा बहुत बीपी ऊपर हुआ होता है, तो हम उसको रिकॉर्डिंग के लिए कहते हैं कि रिकॉर्ड करके लेके आए 2 वीक्स का एक पेपर के ऊपर सुबह शाम का, रेस्टिंग कंडीशन में, जहाँ पे वो बड़े सुकून से घर में बैठे हुए हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई वर्क नहीं कर रहे, कोई, इस कंडीशन में आपने अपना बीपी चेक करना है। ये ना हो कि उधर से आप दौड़ लगा के आए, घर आके बीपी चेक कर लिया, बीपी तो ऑटोमेटिकली हाई आएगा, तो आप पैनिक हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं जो आपने मद्देनजर रखनी है। जो बहुत सारे मिथ होते हैं पेशेंट के अंदर, दिल में कंफ्यूजन्स होती हैं, उस पर हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल समटाइम्स पेशेंट्स इमरजेंसी में आते हैं और कहते हैं हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, और हम उनका कहते हैं बाकी पैरामीटर्स चेक करते हैं, उनको बेड पे लिटाते हैं, रिलैक्स करते हैं, और हम फिर फर्स्ट काम जो उनको अक्सर बहुत हाई बीपी में हम उनको कहते हैं कि आप ईसीजी करवाएं, और वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं मेरे तो दिल में दर्द नहीं है, या मैं मुझे कुछ चेस्ट में पेन नहीं हो रही, आप लोग क्यों बीपी चेक करें। हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत जरूरी होता है, जब हाई ब्लड प्रेशर होता है समटाइम्स इवन हार्ट इश्यू की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ होता है, और समटाइम हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट पे असर पड़ सकता है। सो ये बहुत जरूरी होता है। अगर आपको कोई डॉक्टर कह रहा है, नेवर इग्नोर दीज थिंग्स, के डॉक्टर्स की सालों की जो स्टडी होती है उसके बाद ये नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई प्रोटोकॉल कंपाइल करके और अप्लाई करते हैं। वी हैव स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स फॉर एवरी स्टेप ऑफ द वे। इसलिए हम आपको ये बताते हैं कि हाँ इस टाइम आप ये कर लीजिए, ये मेडिसिन अच्छी है। और डॉक्टर काशिफ आप उस पर भी बताएंगे, जो अक्सर एक इमरजेंसी में मेडिसिन आती है कैपोटिन, जो बहुत कॉमन है। अक्सर लोग और ये कहते हैं कि भाई बस आए हैं कैपोटिन दे और हमें घर भेजें, ब्लड प्रेशर ड्रॉप करें, दैट्स इट। उस पर क्या कमेंट करेंगे आप? अच्छा, ये बड़ी एक है, पेशेंट आते हैं बीपी हाई होता है, डॉक्टर साहब कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दें, कोई ऐसी मेडिसिन दे दें, फौरन से बीपी नीचे आ जाए। तो इसमें हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि बीपी जो है ना एकदम नीचे लेके नहीं आना होता। डॉक्टर्स जो है ना उसको ग्रेजुअली नीचे लेके आते हैं ताकि आपके दिमाग पे असर ना पड़े, अल्लाह ना करे आप, क्योंकि एकदम बीपी नीचे लाने से आपके ब्रेन को स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं फालिज होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट डायग्नोज हो गया है कि वो हाइपरटेंसिव है, और उसके बाद उनको मेडिसिन जब प्रिस्क्राइब की जाती है तो वो कहते हैं दवाई खाते हुए मुझे 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मेरा ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आ रहा। इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? हाँ, वो ये होता है कि जब पेशेंट को हम मेडिसिन देके भेजते हैं तो उसमें हम उसको बुलाते हैं वीकली, या हम 3 दिन के बाद बुला लिया, पेशेंट को देखना है कि बीपी कंट्रोल हुआ है कि नहीं उसका। तो अगर तो वो ग्रेजुअली नीचे आ रहा है तो वेल एंड गुड। अगर वो फॉर एग्जांपल नहीं आता तो हम क्या करते हैं कि हम लोग मेडिसिन ऐड ऑन करते हैं या मेडिसिन चेंज करते हैं। समटाइम्स डोज भी बढ़ा देते हैं। डोज बढ़ानी होती है, तो डिपेंड करता है कि पेशेंट को सूट कौन सी करती है मेडिसिन, और दूसरा ये कि पेशेंट के और कौन सी ऐसी 7 बीमारियां उस हिसाब से वो मेडिसिन सेलेक्ट करनी होती है। तो बात कर पेशेंट, एक और चीज़ भी है, डॉक्टर अहमद के लोग आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे ब्लड प्रेशर हाई हुआ और मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी देर से रह रहा था, मुझे डॉक्टर ने
ये मेडिसिन दी मैंने, ये छोड़ के वो मेरा एक और घर का बंदा था, वो उसको ब्लड प्रेशर था, वो ये मेडिसिन ले रहा था, उसका कंट्रोल इससे हो गया तो मैंने शुरू कर दी। हालांकि उसको ये इस चीज़ का पता ही नहीं था कि उसको किस वजह से मेडिसिन लिख के दी वो डॉक्टर ने। हो सकता है उसकी मतलब और कोई साथ में कोई बीमारियां हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए वो मेडिसिन उसको लिख के दी, और उसके साइड इफेक्ट्स भी मद्देनजर रखने होते हैं, किसी दूसरी बीमारियों के साथ, किसी दूसरी दवाइयों के साथ इंटरेक्शन समटाइम्स वो भी देखना होता है। समटाइम्स कोई दवाई किसी इंसान को बहुत सूट कर रही होती है हम्म, और वही मेडिसिन किसी और को दी जाए तो वो उसके लिए इवन नुकसानदेह साबित हो सकती है। फॉर ऐसे एग्जांपल कुछ किडनी कंडीशंस हैं, कुछ और उनको बीमारियां होती हैं, वो उनके लिए फायदा तो दूर की बात है, उल्टा उल्टा नुकसान हो होता है। जाता है। सो ये जो मेडिसिन होती है, ये कोई वो नहीं है कि बुखार की मेडिसिन है, दिए या बुखार उतरा और बात खत्म। ये एक लॉन्ग टर्म मेडिसिन होती है और इसमें आपकी डोज एडजस्ट भी वक्त के साथ करनी होती है, समटाइम्स चेंज करनी पड़ती है, और ये पेशेंट स्पेसिफिक एक प्रिस्क्रिप्शन होती है। अपनी केयर करें, जो ये फॉलो अप है ये आपकी केयर ही है। प्रिवेंशन सबसे पहला ट्रीटमेंट है। जो ब्लड प्रेशर है जिसकी हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हम प्रिवेंट करें कि हमें ऐसा हो ही नहीं, वो हम कैसे कर सकते हैं? हम अपनी डाइट अच्छी रखें, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, ये जो ऑयली चीजें इनको अवॉइड करें। सबसे मेजर फैक्टर जो है सॉल्ट वगैरह, ये चीजें कम करें, पोटाशियम अपनी बॉडी में इनटेक ज्यादा करें, पानी ज्यादा पिएं और एक्टिविटी अपनी अच्छी रखें, वेट कंट्रोल करें। स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको अवॉइड करें। स्ट्रेस भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि स्ट्रेस कितना बड़ा रीजन हो सकता है। समटाइम्स आपके घर में कोई स्ट्रेस नहीं है बट जॉब इज अ बिग रीजन फॉर योर स्ट्रेस। समटाइम्स फाइनेंशियल इश्यूज होती हैं, मैरिटल इश्यूज होते हैं, सो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको भी अवॉइड करना चाहिए। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं अवॉइड कर सकते तो उसके लिए भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं दैट आई एम हैविंग दिस इशू। और ये इश्यूज आप तभी डिस्कस करेंगे जब आप फॉलो अप में अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। आप किसी भी जीपी के पास जाके उनसे डिस्कस कर सकते हैं दैट आई एम हैविंग दीज इश्यूज, मुझे स्ट्रेस रहता है हर वक्त। तो आप रेगुलर, बस और कुछ नहीं तो कम से कम बीपी अपना रेगुलर चेक करवाते रहा करें। सो दैट इज माय साल में सजेशन। एक दफा तो लाजमी चेक करवाएं। हाँ, हो सके जिसको तो नहीं भी है वो भी जिसको नहीं भी है तो लाजमी चेक करवाते रहा करें। जिनको आमतौर पे तो 18 साल की उम्र के बाद जो है ना, बंदे को हर साल में एक दफा बीपी जरूर चेक करना चाहिए। एक से रिस्क दो। फैक्टर्स तो हमारी सोसाइटी में है ही है। रिस्क फैक्टर में यही है कि हमारी डाइट अच्छी नहीं है। हाँ, खासतौर पे जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स हैं, अल्लाह न करे डायबिटीज है या कोई और चीजें हैं, स्मोकिंग करते हैं, वेट ज्यादा है, तो उनको अपना रेगुलरली बीपी चेक करते रहे। ये नहीं कि डेली बैठ जाए बीपी चेक करने, ऐसा नहीं कि मतलब 2 महीने में एक दफा चेक कर लिया, 3 महीने में, 6 महीने में, इस तरह। तो आपको पता चल जाए कि आपको बात का होता है कि ये इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग जो है ना, जरूरी नहीं हर एक को सिम्टम्स आए बीपी की, किसी को नहीं भी हो सकती सिम्टम्स। तो कुछ लोगों को सिम्टम्स तब आती हैं जब बीपी बहुत हाई हुआ होता है, लाइक 180 पे पहुंच गया, 200 पे पहुंच गया, फिर सिम्टम्स आना शुरू होती हैं। कुछ लोगों को कंटिन्यूस बीपी रहता है और वो उनको पता ही नहीं होता, उन्होंने कभी चेक ही नहीं करवाया होता, तो वो बात का जब हार्ट पे स्ट्रेस आता है या अफेक्ट आता है उसका, या किडनीज पे अफेक्ट आता है, तो वो फिर डॉक्टर के पास आते हैं उस बीमारी को लेके, किडनी की और हार्ट की बीमारी को लेके डॉक्टर के पास जब आते हैं तो तब पता चलता है ये असल वजह जो थी वो पीछे बीपी की थी, जिसकी वजह से हार्ट और उस पे सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स यही है कि हेडेक, सर भारी रहना या शोल्डर्स का भारी रहना, समटाइम्स नेजल, जो नाक से खून का बहना, चक्कर आना, और अगर बहुत हाई बीपी है समटाइम्स चेस्ट में पेन भी होती है। सो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली सिम्टम्स कुछ को नहीं भी होते, यही सबसे खतरनाक बात है। जैसे शुगर है, शुगर को एक साइलेंट किलर कहते हैं, इसी तरह ब्लड प्रेशर भी एक साइलेंट किलर हो सकता है कि आपको बहुत एडवांस स्टेजेस में जाके आपको डायग्नोज होता है कि हाँ यस यू आर अ हाइपरटेंसिव पेशेंट। और इसके अलावा जो इसका हार्ट से क्या रिलेशन है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो में बताया था कि जब आपका बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई होता है, या ब्लड प्रेशर हाई की रीजन मैंने बताई थी। सो जितना आपकी नालियां खून की वो सख्त होंगी, उतना ही हार्ट को उतनी जोर से पंप करना पड़ेगा। इसमें एक और छोटी एग्जांपल में डालती हूँ। जैसे आप लोग जिम गए हुए हैं और जिम में जो भी आप जिस भी मसल की आप एक्सरसाइज करोगे वो मसल मोटा चौड़ा मजबूत हो जाता है। इसी तरह जब हार्ट को बहुत ज्यादा जोर से पंप करना पड़ता है तो हार्ट का साइज इस वजह से बड़ा होता है क्योंकि वो बेचारा जोर बहुत लगा रहा है, आपके हार्ट पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। और ये इसलिए हो रहा होता है ताकि आपके जिस्म में खून हर कोने में पहुंचना बहुत जरूरी होता है। हार्ट तो अपना काम कर रहा है, लेकिन एक टाइम आता है जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है और हार्ट टोटली फटीग्ड हो जाता है, तब आपका हार्ट फेलियर शुरू होता है। सो ये रिलेशन है हाई ब्लड प्रेशर का हार्ट फेलियर से। अच्छा, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया माशाल्लाह।
अच्छा, दूसरा ये कि इसकी मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, वो अभी तो हमने सिम्पटम्स के बारे में ज़िक्र किया था कि क्या-क्या अलामात हो सकती हैं इसकी। तो वो आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। अब हम इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकती हैं ब्लड प्रेशर, लोग कहते हैं हाँ, ब्लड प्रेशर हुआ, थोड़ा-थोड़ा मुझे रहता था, मैंने इग्नोर किया, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, खैर है, गुज़ारा चल रहा है, कोई सिम्पटम्स नहीं, खैर। उसके पीछे जो है ना, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, वो बड़ी ख़तरनाक हैं। लाइक कंटिन्यूअस बीपी हाई रहने की वजह से, जिस तरह इन्होंने अभी ज़िक्र किया कि हार्ट पे प्रेशर आता है, तो हार्ट को वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो मतलब बड़ा हो जाता है, साइज़ में बड़ा हो जाता है। ज़ाहिर है पंप करेगा, बार ज़्यादा पंप करेगा, एक नॉर्मल पंपिंग से हट के, तो वो वर्क ज़्यादा करने की वजह से वो उसकी मसल्स की हाइपरट्रॉफी, यानी मसल्स बड़े हो जाएँगे, जिसकी वजह से हार्ट का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो इसके अलावा जो है वो आपके गुर्दों पे जो है बहुत बुरा असर पड़ता है। बाज़-औक़ात पेशेंट्स के गुर्दे फ़ेल हो जाते हैं इसकी वजह से, और तब वो डॉक्टर के पास आते हैं, जब उनके गुर्दे फ़ेल हो जाते हैं, जब उसकी गुर्दों की सिम्पटम्स आना शुरू होती हैं। तो इसके अलावा अल्लाह ना करे ये फ़ालिज का सबब भी बनता है। अक्सर पेशेंट्स फ़ालिज के साथ हमारे पास इमरजेंसी में लैंड करते हैं, तो पता चलता है कि इनको बीपी का मसला था, जो कि इन्होंने ट्रीट नहीं करवाया, और जिसकी वजह से इनको फ़ालिज हुआ। या फ़ालिज वो कई किस्मों का है, वो तो फिर बाद में किसी और पॉडकास्ट में ज़िक्र करेंगे। तो डॉक्टर काशिफ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हुँ, बात डिस्कस करनी है। हुँ, एक डॉक्टर जो फॉर एग्जांपल, क्या एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एक ऑर्थोपेडिक सर्जरी कर सकता है? ऑफ़ कोर्स नहीं। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारे कल्चर में, जो कि मैं बहुत अरसे से क्लियर करना चाहती थी कि डॉक्टर तो हर कोई है, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक फील्ड होती है, वो उसमें मास्टर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्रेन स्ट्रोक, कोई एंडोक्राइनोलॉजी का इशू है, कार्डिक इशू है, हमसे डिस्कस करें, हम हर चीज़ आपको बता देंगे, बट वी आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट स्पेसिफिक फील्ड। हुँ, हमें कोई इसमें कोई आर नहीं है। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है और हमें लगता है दैट ही नीड्स टू बी एड्रेस्ड बाय दैट स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट, हम उनको रेफर करते हैं। हम बिल्कुल। कहते हैं यू नीड टू सी, फॉर एग्जांपल, ये ब्लड प्रेशर आम जीपी कोई भी ट्रीट कर सकता है, इवन सम सर्जन भी ट्रीट कर सकता है, जनरल सर्जन, नॉर्मल बीपी मैनेजमेंट। लेकिन जहाँ पे आपको एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, या आपको फॉलो अप चाहिए होता है, आपको इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर के पास जाना होता है। आपको वही इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर जब देखता है कि इसको कार्डिक इशू हो रहा है, वो उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर करता है। इन द मीन वाइल, ब्लड प्रेशर की वजह से जब उसकी किडनीज डैमेज हो रही हैं, तो वो उसको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भेजता है। सो इसमें ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आपको इतना ही पता हो कि आपने जाना किस डॉक्टर के पास, और ये बहुत बड़ा इशू होता है। अक्सर पेशेंट्स हमारे जो फैमिली सर्कल में अक्सर हमें कॉल करते हैं, इससे बहुत आसानी हो जाती है जब हम उन्हें एटलीस्ट ये बता देते हैं कि व्हिच डॉक्टर यू नीड टू सी। ये बहुत बड़ी हुँ, बात होती है कि इनिशियल पिन पॉइंट करना कि यस, यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ इशू एंड यू नीड टू सी हुँ। दिस काइंड ऑफ डॉक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो मैं रेज करना चाह रही चलें, ज़बरदस्त। थी। आई होप यू लाइक आवर पॉडकास्ट। हुँ, और आप कमेंट्स में को रिकैप करती हूँ, उसमें मैं जो बहुत ही जो हमारे काम की चीज़ है, वो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ कि इस सबको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम। नंबर 1, अपना लाइफस्टाइल अपना जो है वो हेल्दी बनाएं, जिसमें हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, वॉक डेली 2 घंटे या 45 मिनट मिनिमम आप वॉक करें। नॉर्मल या ब्रिस्क वॉक, ब्रिस्क वॉक। जो भी आप कर सकते हैं, जितनी आपके अंदर कोशिश करें कैपेसिटी है, ब्रिस्क वॉक करें, या ताकि उसका ब्रिस्क फ़ायदा। वॉक करें और अपनी ब्रिस्क का मतलब तेज तेज़-तेज़ वॉक। तेज वॉक हुँ, करें। लेकिन समटाइम्स कुछ लोग नहीं भी कर पाते ना, फॉर एग्जांपल हुँ। कुछ फिजिकल हाँ, वो इश्यूज तो होते हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, हम्म, मैं जो कर सकते जो हैं। आपके लिए पॉसिबल है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करें। हुँ, ट्राई टू इम्प्रूव योर डाइट, जिसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट जो ब्लड प्रेशर स्पेसिफिक बताना चाहूंगी, सॉल्ट कम करें। हुँ, पानी ज्यादा पिए, अपने फ्रूट इनटेक, जो फ्रूट्स हैं वो ज्यादा खाएं, सब्जियां ज्यादा खाएं। जो ऑयली चीजें हैं, बिल्कुल पिन पॉइंट होके बोल रही हूँ, हुँ, जो हमारे कल्चर में है, क्या हलवा पूड़ी, हुँ। पाए, पाए, निहारियां। उनकी दुकानें बंद हो जाएँगी बेचारों की। नहीं, मैं ये अच्छा, नहीं कह रही आप खाएं कभी-कभार खा जरूर। सकते हैं, जी कोई मसला बिल्कुल, नहीं मैं भी है, खाती लेकिन हूँ, काशिफ भी खाते हैं। ये हुँ, मना नहीं कर सकते, हमारा कल्चर है, लेकिन एटलीस्ट इसको अवॉइड करें। एटलीस्ट मैक्स आप महीने में 1 बार खा लें, 2 बार खा लें, बट ये नहीं कि आपका एक रूटीन बन जाए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट मगज जो हम खाते हैं उसमें कितना हाई कोलेस्ट्रॉल, बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल होता है जो हम मगज खाते हैं। और ये भी बताया कि पराठे हमें जो हमारा कौन सा कल्चर है भाई, मैंने तो इवन कौन सा ऑयल मेरी मेरी एक मुझे बात याद आई। मुझे हमेशा से आदत है, मैं नाश्ते में नॉर्मल रोटी खाती हूँ हमेशा से ही, पराठों का मुझे शौक ही नहीं है। तो मेरी एक काम वाली थी, बहुत पहले बचपन की बात है। वो तो जनाब उसके मैं एक दिन घर गई तो वो पराठे बना रहे और बहुत ज्यादा ऑयल डाल डाल के पराठे बना रहे। वो कहते थे नहीं जी, नाश्ते में नॉर्मल रोटी गले से ही नहीं गुजरती। एंड आई रियली डिड नॉट अंडरस्टैंड कि भाई मेरे गले से कैसे गुजर जाती है और उनके गले से नॉर्मल रोटी कैसे सुबह नहीं गुजरती। अपना ये आदत बना ले कि नॉर्मल रोटी खाएं। ये जो ऑयल है ना हम यूज कर रहे हैं, जो ये वेजिटेबल ऑयल है, इट्स नॉट हेल्दी। जो अच्छी चीज है वो है कौन सा है, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल दी बेस्ट। ऑलिव ऑयल में आपको इवन आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको इंक्रीज करता है, जिसमें जिसको HDL हम कहते हैं। सो ये आपका इंक्रीज करने की बजाय जो आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है उसको डिक्रीज करता है या उसको कंट्रोल। आप अपनी रूटीन बना लें, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप ऑलिव ऑयल रूटीन में यूज करें। अपनी कुकिंग में भी अगर आप पराठा भी खाना चाह रहे हैं तो आप ऑलिव ऑयल का पराठा खाएं। देसी घी, काशिफ आई फाउंड, मैं भूल गई थी बल्कि मुझे डिस्कस करना था। देसी घी जो है वो एनिमल फैट का जो भी ऑयल होगा वो बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी। हमारे पुराने जमाने में जिस तरह हमारे किसान होते थे वो लोग देसी घी खाते थे और वो इवन चम्मच से खा रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं देसी घी की, वो नहीं मोटे होते थे या उनमें नहीं थी ये बातें, ये ब्लड प्रेशर की और ये अल्जाइमर्स और ये वो चीजें। सो ये इसलिए थी क्योंकि उनकी खुराकें प्योर थी और वाकई वो प्योर जो देसी घी है वो भी बहुत अच्छा है, वो आप खा सकते हैं। बट एक उसके हिसाब से एक एक्टिविटी भी होनी चाहिए कि आप ये नहीं कि देसी घी खा के बैठ गए हैं। आप देसी घी खाएं, वो जल्दी डिसॉल्व होता है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद अपनी एक्टिविटी भी उसी तरह की रखें। पहले जमानों में लोग बिस्तर पे या सोफे पे काउच पे बैठ नहीं जाते थे। ऐसे ये भी बताया ना, ऐसे लोग यूज ना करें जो ऑलरेडी जिनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, जिनको ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल का इशू है वो तो देसी घी ना खाएं, क्योंकि उनको तो पहले लो कोलेस्ट्रॉल लाने की जरूरत है, फिर वो वहाँ अपनी मॉडिफिकेशन करें। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप ऑयली कोई भी चीज जो है ना वो बेटर है कि अगर आपने जो मशीनी ऑयल इस्तेमाल करने से बहुत बेहतर है आप देसी घी इस्तेमाल करें या ऑलिव ऑयल यूज करें, तो उसको कंज्यूम भी करें, खा के ये नहीं कि बेटर है। तो आप लोग जो आप अगर चाहते हैं कि हम लोग कुछ आपके क्वेश्चंस है, कंफ्यूजन आप कमेंट्स में लिखें, वी विल पर्सनली रीड एंड कमेंट और मे बी नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसको डिस्कस भी करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।